कॉम्पटन प्रभाव। ये कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वो मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इफेक्ट जो है ये किस कारण उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है। तो जो आप लोगों ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें आपने क्या करते थे, नॉर्मली प्रकाश किरण को किसी पदार्थ पे डालते थे तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उसमें क्या होती थी, विद्युत धारा उत्पन्न होती थी। तो उस विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा और उस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते थे। उसी प्रकार से जो कॉम्पटन प्रभाव है उसके अंदर क्या होगा, कोई भी पदार्थ मेटल या फिर कोई भी हल्का पदार्थ जैसे कि मान लो कि कार्बन, सिलिकॉन इत्यादि में से, या फिर जो नॉर्मल सोडियम वगैरह है, ऐसे पदार्थों के ऊपर क्या किया जाता है, जब किनको एक्स किरणों एक्स रे को इंसिडेंट किया जाता है, तो उसमें एक्स रे को जब हम किसके ऊपर, किसी पदार्थ या फिर जो कोई हल्का पदार्थ हमने लिया है उसके ऊपर हमने जब एक्स किरणों को इंसिडेंट किया, तो उस कंडीशन में ये पदार्थ क्या करता है, इन एक्स किरणों, क्योंकि एक्स किरण है तो इसमें भी क्या होंगे, फोटोन होंगे, और उन फोटोन की भी क्या होगी, एनर्जी होगी, एचवी। तो ये एक्स किरणें क्या करती है, इन एक्स किरणों का जब इस धातु या फिर जो ये पदार्थ है इसके ऊपर इंसिडेंट किया जाता है, तो इनके फोटोनों को ये अवशोषित करके क्या करती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, फोटोन को अवशोषित करके अपने में से इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ऊर्जा देती है, या फिर इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, मुक्त करती है। यहाँ से ये क्या करेगी, ये इस किरण को क्या करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित करके इसमें से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। ये इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालती है, उसके साथ में क्या होती है, इसमें से एक्स रे, या फिर आप कह सकते हैं ये फोटोन भी क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो अब आप लोगों को मालूम ये करना है कि सर ये प्रोसेस तो सेम वही का वही है जो पिछली बार था, परंतु इस प्रोसेस में या इस प्रभाव में अंतर जो सबसे बड़ा ये है कि उस प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट से प्रयोग के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से विद्युत धारा उत्पन्न होती थी। परंतु यहाँ पे ये होता है कि जब हम किसी एक्स रे को, वहां पे नॉर्मल प्रकाश किरण का उपयोग किया जाता था, परंतु यहाँ पे एक्सरे की आप लोगों को मालूम हो तो तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होता है। तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होने की वजह से जो एक्सरे होती है उनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। फ्रीक्वेंसी अधिक होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सरे होती है उन किरणों के अंदर जो फोटोन होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जब उच्च ऊर्जा या उच्च आवृत्ति के फोटोन को किसी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट किया जाता है तो वह पदार्थ उस किरण को पूर्ण रूप से अवशोषित करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को तो उत्सर्जित करता ही है, परंतु उसके साथ साथ में वापस उसमें से क्या होती है, एक एक्स रे या फिर कोई भी एक्स किरण का फोटोन भी उत्सर्जित होता है। तो इन दोनों फोटोन, जो प्रारंभिक आपतित फोटोन तथा जो ये उत्सर्जित फोटोन जो होता है, उन दोनों के ऊर्जा या फिर फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या होता है, कुछ अंतर होता है। अंतर का कारण क्या है कि जब उच्च ऊर्जा के एक्स किरण या फोटोन को आपने इंसिडेंट किया तो उसका कुछ भाग जो है वो किसके पास चला जाता है, ऊर्जा का, वो इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है, और बचा हुआ भाग जो है वो किसके पास आ जाता है, एक्स रे किरण के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो आपतित किरण तथा उत्सर्जित किरण, इन दोनों किरणों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी म्यू तथा म्यू डैश का अंतर, या फिर आप कह सकते हो कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा लैम्डा डैश, इन दोनों के बीच में जो ये अंतर उत्पन्न होता है आपतित तथा उत्सर्जित किरणों की फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा या तरंग दैर्ध्य के बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है उसी अंतर को क्या बोलते हैं, क्वांटम प्रभाव। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब उच्च ऊर्जा या उच्च आवृत्ति की एक्स किरण को किसी हल्के पदार्थ, कार्बन, सिलिकॉन, सोडियम इत्यादि में से किसी भी पदार्थ के ऊपर क्या किया जाता है, इंसिडेंट किया जाता है या फिर आपतित किया जाता है, तो उस कंडीशन में वह पदार्थ क्या करता है, एक्स किरण के फोटोन को अवशोषित करके उसमें से क्या करता है, पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के साथ साथ में अपने में से क्या करता है, एक्स किरण को भी उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित होने वाले एक्स किरण तथा आपतित होने वाले एक्स किरण के आवर्ती, तरंग दैर्ध्य या ऊर्जा में जो अंतर आया जाता है या फिर जो अंतर उत्पन्न होता है उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वांटम प्रभाव कहते हैं। ठीक है।
तो अगर इस डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दो, नहीं तो फिर ये डेफिनेशन लिख देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्वरूप, मुकेश, लीलू, लाजू, डेफिनेशन लिखवा दो भले ही, थम्स वगैरह किसी भी तरीके से बता दीजिए। ओके ठीक। कॉम्पटन ने जब उच्च आवर्ती के एक्स किरण फोटोन को कॉम्पटन ने जब एक्स किरण के फोटोन जिसकी आवर्ती कैसी होती है, उच्च आवर्ती के फोटोन को किसी हल्के पदार्थ के क्रिस्टल कोष्ठ में कार्बन, सिलिकॉन इत्यादि पर आपतित किया तो ये किरणें अपनी कुछ ऊर्जा पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से मुक्त होने के लिए ये देती है, जिससे प्रकीर्णित एक्स किरणों की आवर्ती तथा आपतित एक्स किरणों की आवर्ती में एक अंतर होता है। इस अंतर को अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव या इन किरणों की आवर्ती में आए अंतर की आवर्ती में आए अंतर को क्या बोलेंगे, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, 7.5 नंबर के ऊपर।
क्योंकि बाकी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर थोड़ा डेरिवेशन कम, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, परंतु इसके ऊपर डेरिवेशन इसके अंदर थोड़ा सा इसका लेंथ ही पड़ता है। इसकी थ्योरी भी थोड़ी सी सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और 7.5 नंबर में ज्यादातर यही पूछा जाता है, कॉम्पटन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव में दोनों में सबसे ज्यादा प्योरिटी या प्रोबेबिलिटी जो है एग्जाम में आने की क्वेश्चन की, वो इस कॉम्पटन प्रभाव की है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जब हम किसी पदार्थ के ऊपर क्या करें, एक्स किरण को इंसिडेंट करें, तो वो अगर किरण क्या हो जाए, अपनी दिशा से प्रकीर्णित हो जाए या फिर जिस दिशा से आ रही थी, जैसे कि मान लो कि ये एक हमने पदार्थ लिया, ठीक है, इस पदार्थ के ऊपर हमने क्या किया, एक्स किरण को इंसिडेंट किया, तो इस एक्स किरण को इंसिडेंट किया तो इससे एक तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, साथ ही साथ इसमें क्या हो, एक्स किरण अपने दिशा से विचलित हो जाए, या फिर एक्स किरण जिस दिशा में इंसिडेंट हो रही थी उसी दिशा से वापिस उस पदार्थ से बाहर ना निकले, या फिर उस दिशा से प्रकीर्णित ना हो, या उसी तल या उसी दिशा के अंदर गमन न करे वापिस, तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो ये प्रकीर्णित जो एक्स किरण होती है, जिस भी एंगल से प्रकीर्णित हुई है, तो इस प्रकीर्णित एक्स किरण की फ्रीक्वेंसी तथा आपतित होने वाली एक्स किरण फ्रीक्वेंसी दोनों में कुछ अंतर आता है। अंतर का कारण ये होता है कि जो ये आपतित एक्स किरण होती है वो अपनी कुछ ऊर्जा क्या होती है, इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को देती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, इस पदार्थ से मुक्त हो सके। उस वजह से कुछ भाग जो होता है ऊर्जा का, इस एक्स किरण का आपतित होने वाली का, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर खर्च हो जाता है, और बचा हुआ भाग जो होता है वो प्रकीर्णित होता है। तो उस वजह से जो इन दोनों किरणों में जो ये अंतर उत्पन्न होता है, इसी अंतर को कौन सा प्रभाव कहते हैं, क्वांटम प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो इफेक्ट था उसके बारे में पता चल गया। अब इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। उसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जैसे आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखे थे और एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था, उसी प्रकार से इस प्रभाव का भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है तथा इस प्रभाव के भी कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है। अगर उन रिजल्ट को क्या करें, क्लासिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी के अंदर देखा जाए, अगर कोई भी थ्योरी अगर उन रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है, तब तो वो थ्योरी उसकी सक्सेसफुली डिस्क्रिप्शन दे सकती है इस प्रभाव की, अदरवाइज वो थ्योरी क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी।
ये जो है ये क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसके अंदर क्या है कि एक एक्स किरण सोर्स या फिर एक जो एक्स किरण का स्रोत है उससे क्या किया जाता है, एक एक्स किरण को किसी भी ग्रेफाइट के ऊपर से प्रकीर्णित करते हुए क्या किया जाता है, या ग्रेफाइट किन दो स्लिटों से, या आप देखो ये स्लिट से क्या किया जा रहा है, स्लिटों से गुजराते हुए क्या किया जाता है, एक पतली किरण पुंज के रूप में, या फिर ये बोल सकते हो कि बहुत ही थिन जो किरण होगी या थिन लाइट रे होगी उसके रूप में, बहुत ही पतली किरण पुंज या थिन रे के रूप में क्या किया जाता है, एक क्रिस्टल के ऊपर आपतित किया जाता है। जब इसको एक थिन फिल्म के रूप में क्रिस्टल के ऊपर आपतित किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो आपतित होने वाली एक्स सोर्स होगी या आपतित का होने वाली एक्स किरण होगी वो तो इस सोर्स से आपतित हुई, तब उसकी तो पहले से हमको फ्रीक्वेंसी मालूम होगी, लेकिन जो प्रकीर्णित एक्स किरण होगी या जो प्रकीर्णित हो जाएगी या इन ग्रेफाइट तथा इस विश्लेषक क्रिस्टल से प्रकीर्णित हो जाएगी, तो उसके पश्चात वो किसके अंदर जाती है, संसूचक के अंदर जाती है। इस संसूचक के अंदर जब ये क्रिस्टल या ये एक्स किरण जो प्रकीर्णित हुई है, प्रकीर्णन के पश्चात ये एक्स किरण जो इस संसूचक के अंदर गई है, तब हमें इस संसूचक की या डिटेक्टर की सहायता से क्या पता चलेगा, जो प्रकीर्णित किरण है उसकी एक्स या प्रकीर्णित एक्स रे की क्या पता चलेगी, आवृत्ति के बारे में पता चलेगा। जब इस आपतित होने वाले एक्स किरण तथा इस प्रकीर्णित होने वाले एक्स किरण की जो आवृत्ति है उन दोनों के बीच में आप क्या देखोगे, एक डिफरेंस आता है, जो कि डिफरेंस क्या करता है, इस प्रकीर्णित होने वाले एंगल फाई के ऊपर डिपेंड करता है। जो इस फाई के ऊपर जो ये एंगल, इस फाई के ऊपर ये डिपेंडेंसी जो होती है इस एंगल की, इस आधार के ऊपर क्या होता है, जब हम किस किस के बीच में प्रकीर्णित होने वाली किरण तथा जो आपतित होने वाली किरण, इन दोनों की जो तरंग दैर्ध्य है तथा जो इंटेंसिटी जो होती है इनकी जो किरण है उनकी इंटेंसिटी, इनके बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, तो हमें जो ये ग्राफ है उनके दो अलग अलग जो ग्राफ के बीच में क्या दो अलग अलग पीक्स की प्राप्ति होती है। आप देखोगे जो इंसिडेंट आपतित होने वाली तरंग दैर्ध्य है, आपतित होने वाली किरण है तथा उत्सर्जित होने वाली किरण है, इन दोनों के बीच में क्या है कुछ अंतर होता है, उस अंतर के कारण हमें जो एक ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर क्या है वो अलग अलग पीक्स प्राप्त होती है, या फिर आप किसी को दो अलग अलग मैक्सिमा प्राप्त होते हैं। तो एंगल के साथ में इन मैक्सिमा के अंदर वृद्धि या फिर इन मैक्सिमा की हाइट या कमी या वृद्धि या कमी जो होती है वो किस प्रकार से होती है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अंदर प्राप्त होते हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे इस सेटअप के आधार के ऊपर वो क्या थे वो अभी मैं बता दूंगा, लेकिन इस सेटअप के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो ये स्लिट्स है इन स्लिट्स का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो आपतित एक्स किरण आपने डाली है वो क्या मिले, इस विश्लेषक क्रिस्टल के रूप में क्या हो, एक पतले किरण रूप के किरण पुंज के रूप में जाए, तथा उससे क्या हो हमें जो डिटेक्टर है उसके अंदर जो आपतित या जो उत्सर्जित या प्रकीर्णित एक्स किरण है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पता चल जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसके कारण जो है ग्राफ एक प्राप्त होता है, या जो तरंग या फिर इन किरणों के या इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं उनके कारण जो ये करंट है उनके बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है। नहीं है, बुक के अंदर है, पर वो इस तरीके से नहीं बना हुआ, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है, परंतु उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बुक के अंदर भी ऐसा ही डायग्राम है, परंतु उस बुक के अंदर कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया हुआ है। हाँ, बुक के अंदर डायग्राम बना हुआ है परंतु वो थोड़ा सा है, इतना ही बनाया हुआ है, इस विश्लेषक क्रिस्टल तक ही बनाया हुआ है, आगे का पोर्शन इसके अंदर नहीं बनाया हुआ है। बुक के अंदर मैंने देखा है, बुक के अंदर भी आपके, और बुक के अंदर पूरा डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये संसूचक या फिर डिटेक्टर जो है उसकी सहायता से प्रकीर्णित एक्स किरण की भी आवर्ती या फिर तरंग दैर्ध्य का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है। फिर जो इनके अंदर जो ये करंट है माइक्रोमीटर की सहायता से जो करंट है, तो इस करंट तथा जो आपतित होने वाली तथा उत्सर्जित होने वाली एक्स किरण है उनके बीच में एक पीक के रूप में एक ग्राफ खींचा जाता है। तो उस ग्राफ से जो इनके बीच में डिफरेंस है या तरंग दैर्ध्यों के बीच में अंतर है उसका मान भी ज्ञात कर लिया जाता है, जो कि किसके ऊपर, इस प्रकीर्णन कोण के ऊपर डिपेंड करता है। किसी और का भी कर सकते हो, परंतु जो नॉर्मली है वो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ब्लैक ग्रेफाइट का, जिससे क्या किया जा सके इस किरण को क्या है प्रकीर्णित, या फिर इस किरण को क्या है किसी एंगल के ऊपर क्या किया जाए प्रकीर्णित करके किसी विश्लेषक क्रिस्टल के ऊपर डाला जाता है। तो मैंने आपको बताया ना अभी ग्रेफाइट का यूज, ग्रेफाइट की जगह पे आप सिलिकॉन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर क्या है कार्बन है। मैंने आपको ये बताया था कि जो ये डेफिनेशन दिखाई थी उसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि जब एक्स किरणों का इंसिडेंट क्या होगा, एक्स किरणों का इंसिडेंट जो होता है वो हल्के क्रिस्टल, हल्के पदार्थ की जो क्रिस्टल है जिसमें कार्बन सिलिकॉन या सोडियम जैसे ऐसे पदार्थ है उनके ऊपर किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे ग्रेफाइट ब्लैक लिया गया है। और ग्रेफाइट जो होता है उसमें क्या होती है
कार्बन की संरचना होती है, कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज किया गया है। मुकेश, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मैंने दे दिया है कि ग्रेफाइट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हल्की क्रिस्टल का यूज करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस वजह से यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये गुजरते हुए क्या है, संसूचक के पास जाएगी, तब ये किस प्रकार से करंट तथा, या फिर आप ये कह सकते हो कि आई तथा लैम्बडा के बीच में जो ग्राफ है वो किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो उससे क्या है, जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है वो कैसे होंगे उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये चित्र मिटा दो भले, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको, ये डायग्राम मिटा दो भले ही। थम्स वगैरह किसी भी तरीके से बता दो, इस डायग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको मिटा देता हूं मैं। दो एक्स किरण एक्स किरणों की प्रयोग में यूज होने वाली उपयोग होने वाली एक्स किरणों की दो तरंगदैर्ध्य या आवर्तियां होती है, लैम्बडा डैश तथा लैम्बडा और म्यू डैश तथा म्यू। ठीक है, तथा इन दोनों तरंगों के तरंगदैर्ध्य या आवर्ती के अंतर को क्या कहते हैं, आवर्ती के अंतर को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, जिसे कि डेल्टा लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, या फिर अगर म्यू के फॉर्मूला लिखना चाहे तो डेल्टा म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू माइनस के म्यू डैश के फॉर्मूले में। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो दोनों तरंग दे रहे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एक्सपेरिमेंट है या फिर आप जो इस प्रभाव को पढ़ रहे थे, तो उस कंडीशन के अंदर आपने आपतित किरण और उसके बाद प्रकीर्णित किरण दोनों के तरंगदैर्ध्य तथा फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। तो इस अंतर जो होता है, उस अंतर के कारण जो ये प्रभाव उत्पन्न होता है उसको कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, परंतु इस अंतर को क्या कहेंगे, इस अंतर को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। अगर हम इनके अंदर अंतर को किसके तरंगदैर्ध्य के रूप में लेना चाहे तो डेल्टा लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। अगर वहीं पे अगर हम फ्रीक्वेंसी के रूप में डिफरेंस निकालना चाहे कॉम्पटन शिफ्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा म्यू बराबर म्यू माइनस के म्यू डैश। और दूसरी चीज ये कि जो ये अंतर निकलता है, जो ये अंतर है, ये कॉम्पटन शिफ्ट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यह प्रकीर्णन कोण आई पर निर्भर करता है। अभी आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा होगा कि सर डायरेक्ट आप रिजल्ट बता रहे हो, लेकिन ये प्रकीर्णन कोण फाई के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। जब हम इसके अंदर आगे की तरफ जो ये दो थ्योरीज है, एक तो कौन सी क्लासिकल थ्योरी और दूसरी कौन सी क्वांटम थ्योरी, वो जो दोनों थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब उस थ्योरी के अंदर आप देखोगे डेरिवेशन में डेल्टा लैम्बडा का एक पूरा फॉर्मूला निकलेगा आपके, या एक इक्वेशन निकलेगी डेल्टा लैम्बडा की। उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो तरंग दैर्ध्य का अंतर या कॉम्पटन शिफ्ट है वो फाई के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, फाई की वैल्यू बढ़ने पे इसका मान कैसे परिवर्तित होगा और घटने पे इसका मान कैसे परिवर्तित होगा।
स्कैटरिंग, प्रकीर्णन का मतलब स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से मतलब होता है कि अगर कोई भी किरण किसी दिशा में क्या जा रही है, गमन कर रही है, तो उस कंडीशन में या किसी दिशा के अंदर जा रही है और वो उस दिशा से किसी एंगल से क्या हो जाए, अपने दिशा को परिवर्तित कर दे। जैसे मान लो कि ये एक एक्स किरण है, मान लो कोई भी किरण है जिसको मैंने किसमें, एक्स दिशा के अंदर आपतित किया, और ये एक्स दिशा में आपतन के पश्चात थोड़ा सा आगे जाके किसी पदार्थ से या किसी भी किसी एक बिंदु के पश्चात किसी एक एंगल से क्या हो जाए, अपनी दिशा को परिवर्तित कर दे, या अपनी जो दिशा है उसको एक एंगल थीटा से ये परिवर्तित कर रही है। तो ये इसके दिशा के अंदर पुराने वाली दिशा के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं या स्कैटरिंग बोलते हैं। तथा जो ये स्कैटरिंग के कारण जो ये एंगल बना है या जो जिस दिशा में ये गई है या दिशा पुरानी वाली दिशा के सापेक्ष जो इसका ये एंगल जो होता है, ये एंगल, इस एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, प्रकीर्णन कोण या फिर स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लीलू, आपको इस प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के बारे में पता चल गया कि स्कैटरिंग किसे कहेंगे, प्रारंभिक दिशा से किसी एंगल के सापेक्ष अगर आपतित होने वाली किरण अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है तो उसे क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कहेंगे। तथा जिस एंगल से ये परिवर्तित करती है अपनी दिशा को, उस दिशा को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। पता है ना, जिस एंगल से वो अपनी दिशा को आपतित होने वाली किरण जिस एंगल से अपने दिशा को परिवर्तित करती है उसको प्रकीर्णन कोण बोलते हैं या फिर स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। यही तो मैंने अभी बताया आप लोगों को इस डेफिनेशन के अंदर, जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही तो था। प्रकीर्णन किसे कहेंगे, वो अपनी प्रारंभिक दिशा से अगर किसी एंगल के साथ क्या करती है, दिशा को परिवर्तित करती है, अपनी पुरानी वाली दिशा से विचलित हो जाती है, तो इस विचलन को क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन। और जिस एंगल से विचलित होती है उस एंगल को क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन कोण बोलेंगे। तो ये जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है इस डेल्टा लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, तो इसके आधार के ऊपर जो ये कॉम्पटन इफेक्ट है, जो कॉम्पटन ने ये जो प्रभाव देखा था, तो उसने क्या किया, चार एंगल, अलग अलग एंगल के ऊपर किसी भी पदार्थ के ऊपर क्या किया, ग्राफ बनाया इंटेंसिटी तथा लैम्बडा के बीच में। तो वो जो ग्राफ है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ वो आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला, जब फाई या प्रकीर्णन कोण का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में जो ये डेल्टा लैम्बडा या कॉम्पटन शिफ्ट है उसका मान क्या होता है, 0। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब इंटेंसिटी आई तथा लैम्बडा के बीच में जब आप ग्राफ खींचो तो दोनों ही ग्राफ या फिर जो आपतित होने वाली तथा प्रकीर्णित होने वाली जो तरंगे होती है उन दोनों की पीक क्या होती है, एक ही वेवलेंथ के ऊपर प्राप्त होती है। लैम्बडा बराबर क्या होता है, लैम्बडा डैश के होता है। कौन सी कंडीशन, जब फाई का मान क्या हो जाए, 0। डेरिवेशन मंडे को ही कराएंगे, अभी बस इसके जो रिजल्ट है वही बता रहा हूं कि जब फाई का मान 0 होगा तो प्रकीर्णित होने वाली और आपतित होने वाली दोनों एक्स किरण की जो तरंग दैर्ध्य या फिर जो लैम्बडा है वो क्या होती है, एक ही जगह पे स्थित होती है, दोनों की पीक एक ही बिंदु के ऊपर होती है। उस वजह से जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और दूसरा जो है, जब फाई का मान कितना लिया गया, 90 डिग्री, या फिर आप ये कह सकते हो जब किसी ग्रेफाइट ब्लैक के ऊपर या फिर जो प्रयोग के अंदर एक्स किरण है उसको कितनी 90 डिग्री के ऊपर या उनका प्रकीर्णन किस डिग्री एंगल के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है, तब लैम्बडा का मान या जो इनके बीच में डिफरेंस था वो कितना था, कॉम्पटन शिफ्ट था, डेल्टा लैम्बडा बराबर 0.007 एंगस्ट्रॉम का। और इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और जब इसी जगह पर एंगल का मान कितना लिया जाए, Z 1
35 डिग्री। सर ये वाला 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो डेल्टा लैम्बडा उसकी वैल्यू कितनी 0.024 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। और जो ग्राफ है उसमें जो ये पीक है पहले थोड़ी सी ऊपर थी, ये पीक और थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और थर्ड या जो लास्ट ग्राफ था वो था एंगल कौन से के ऊपर, फाई बराबर 135 डिग्री के ऊपर। तब जो डेल लैम्बडा था उसका मान आया था 0.041 एंगस्ट्रॉम, 0.041 एंगस्ट्रॉम। इस कंडीशन में ये पीक्स जैसे जैसे आप देख रहे हो, जब लैम्बडा का मान या फाई का मान कितना 0 डिग्री रखा तब पीक्स और ज्यादा ऊपर थी। फाई का मान 45 डिग्री के ऊपर जो दो अलग अलग पीक प्राप्त हुई थी वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ, पर इससे थोड़ी नीचे पर थोड़ी सी ऊपर थी। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वेवलेंथ बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ने के साथ में या फिर आप ये कह सकते हो कॉम्पटन शिफ्ट है उसका मान बढ़ता है। कॉम्पटन शिफ्ट के बढ़ने के साथ में ही जो पीक्स की हाइट है, आप ये कह सकते हो जो अधिकतम ऊंचाई वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ पे जैसे एंगल और बढ़ा तो इस कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे जितनी जो ये दूरी है उससे भी अधिक दूरी क्या हो जाती है 135 डिग्री के ऊपर आ जाती है डेल्टा लैम्बडा की, और पीक और क्या हो जाती है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अगर हम इसका जो क्लासिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी के अंदर जो डेल्टा लैम्बडा का डेरिवेशन का फॉर्मूला निकलेगा, उन फॉर्मूलों से क्या मिले, इस प्रकार की पीक्स प्राप्त हो जाए, या फिर जो ये वैल्यू हमने जो क्वांटम शिफ्ट की निकाली ऐसी अगर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो दोनों ही मेथड है क्लासिकल मेथड और क्वांटम मेथड वो क्या करते हैं, इस क्वांटम शिफ्ट को या फिर इस प्रभाव को सक्सेसफुली बता सकते हैं। ये हम कह